अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खान मेडिकोस चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एपिप्टोसिस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेक्रोसिस के बारे में, उसके मैकेनिज़्म के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में और टाइप्स ऑफ मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एपिप्टोसिस एपिप्टोसिस क्या है बेसिकली, इसकी पहले इसको डिफाइन करते हैं कि apoptosis is basically a pathway of cell death in which cell activate its own enzyme that degrade on nuclear DNA and cytoplasmic protein। इसका मतलब ये है कि जब सेल जो है ना अपने ओन एंजाइम को, अपने ही एंजाइम को एक्टिवेट कर ले, ठीक है, डिग्रेगेट करने के लिए, न्यूक्लियर डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इस किस्म के सेल टाइप को हम क्या कहेंगे? एपोप्टोसिस कहेंगे, ठीक है। दूसरा नाम है इसका प्रोग्राम सेल डेथ भी इसको कहते हैं, इसको सुसाइडल सेल डेथ भी कहते हैं, ठीक है, या स्पेशल टाइप ऑफ सेल डेथ भी इसको कहते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व सिंगल सेल डेथ, जैसा कि हमने नेक्रोसिस में पढ़ा था कि अ ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल की एक कॉलोनी है, ठीक है। अगर इस सेल में कोई भी जो है ना पैथोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली एपोप्टोसिस हो गया तो सिर्फ इसी सेल में होगी, जो नाइबरिंग सेल है वो अफेक्टेड नहीं होगी, नाइबरिंग सेल में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो इसलिए बोलते हैं कि ये सेल डेथ जो है ना एक सिंगल सेल डेथ इसको कहते हैं, सिंगल सेल में होती है, ठीक है। अच्छा, एपोप्टोसिस बेसिकली ग्रीक वर्ड्स है और इसका मतलब ये है फॉलिंग ऑफ, ठीक है। फॉलिंग अप इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सेल जब एपोप्टोटिकली जो है ना सेल डेथ हो जाएगी तो सेल के छोटे छोटे विक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह विक्यूल्स बन जाएंगे और ये विक्यूल्स कहाँ पे आ जाएंगे? ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो इसलिए इसको कहते हैं फॉलिंग अप, इसको कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ जो है ना इट इज़ डन बाय सी एलिगेंस ने इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की थी, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ सेल डेथ है, इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है, यानी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है। खामोशी के साथ जो है ना अगर इस सेल में जो है ना कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई, डीएनए चेंजेस आ गए, प्रोटीन चेंजेस आ गए, तो ये नाइबरिंग सेल को कोई भी खबर नहीं होगी और ये सेल जो है ना एपोप्टोसिस के थ्रू जो है ना यहाँ से इसकी सेल डेथ हो जाएगी और पेगोसाइटोसिस अमल के थ्रू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह न्यू सेल आ जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है, वो क्या हो जाते हैं? सबसे पहले कंडेंस हो जाते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू फ्रेगमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और इसके बाद जो है ना क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाते हैं ये जितने भी जेनेटिक मटेरियल है। फॉर एग्जांपल ये सेल हो गया, ठीक है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हो गए ये सारे क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी ऑर्गेनेलीज है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और ये स्मॉल विक्यूल्स में, एक एक विक्यूल्स में क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं वेक्यूल्स। और इस स्मॉल बॉडीज़ जो है ना ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एपेप्टोटिक बॉडीज़ इसको बोलते हैं। क्या बोल देंगे इसको? एपेप्टोटिक बॉडीज़। ये एपेप्टोटिक बॉडीज़ जो है ना रिलीज़ करते हैं सम सब्सटेंसेस और ये सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं? जिस तरह दीवार के ऊपर चूना पेस्ट होता है तो ये इसी तरह सेम जो है ना ये सब सब्सटेंसेस जो है ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल रिलीज़ करते हैं और इस स्मेल की वजह से जो है ना पेगोसोम जो है ना यहाँ पे आएंगे, रश कर जाएंगे और इस सेल को क्या करेंगे? पेगोसाइटोसिस अमल के थ्रू क्या करेंगे? इनगल्प करेंगे। तो इसलिए इसको स्वीटेंड सेल कहते हैं। मैक्रोफेजेस आएंगे और फिर पेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है ना इस सेल को, जो एपोप्टोटिक सेल है इसमें एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनी हुई है, उसको क्या करेंगे? इनगल्प कर लेंगे। इस
पूरे अमल के दौरान जो है ना कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई भी लीकेज नहीं होगी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये जो है ना इंतहाई सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है। तो ये था एपोप्टोसिस के बारे में। अब आ जाते हैं हम इसकी काजेस के बारे में कि एपोप्टोसिस के क्या क्या काजेस हो सकते हैं। अच्छा, एपोप्टोसिस जो है ना बेसिकली डिफरेंट नॉर्मल सिचुएशंस में भी एपोप्टोसिस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट, इन ऑर्डर टू फिनिश द हार्मफुल सेल्स, ठीक है, एंड द आउटलाइन एंड यूजफुल सेल जो है ना, जो यूजफुलनेस होता है, ठीक है, जो नॉन यूजफुल सेल होता है, ठीक है, जो आउटलेट सेल होता है जिसने अपना पूरा टाइम कंप्लीट कर दिया है, या जो हार्मफुल सेल होते हैं, वो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस के थ्रू जो है ना, एपोप्टोसिस के थ्रू वहाँ से क्या हो जाता है, कम्युनिटी से निकल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो एपोप्टोसिस दो कंडीशन में हो सकता है, फिजियोलॉजिकल और एज वेल एज पैथोलॉजिकल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस को। अच्छा, फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस में सबसे पहला एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। जो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो सेल डेथ हो रही है, वो उसकी बेस्ट एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस की। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है, बेसिकली जो हमारा हाथ होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ये बेसिकली इसी तरह जो है ना बना होता है, ठीक है, ये हाथ हो गया। तो ये सारे जो है ना इसके अंदर ये स्पेस नहीं होते पहले, ठीक है। तो क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस, फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस के थ्रू सेल डेथ शुरू हो जाती है, और ये इनके दरमियान जो सेल्स होते हैं उसकी डेथ हो जाती है, और ये इसी तरह जो है ना एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस था, ठीक है, जो न्यू सेल जो है ना डिजिट्स के दरमियान जो है ना हो रहे हैं। तो ये था ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस का एक एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल होता है एसोफेगस। जब एसोफेगस फर्स्ट टाइम बना होता है तो ये क्या होता है, इनिशियली ये राड लाइक होता है। क्या होता है, राड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके इनसाइड जो अंदर सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से एपोप्टोसिस के थ्रू जो है ना ब्रेक डाउन होना, सेल डेथ शुरू हो जाती है, और ये जो है ना एसोफेगस में जो है ना कन्वर्ट हो जाता है, इलास्टिक एसोफेगस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था दूसरा एग्जांपल, प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाओ, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू अपॉन हार्मोन डिप्लेक्शन। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, जो एंड्रोमेट्रियल सेल है ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, एंड्रोमेट्रियल शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, ड्यूरिंग 28 डेज साइकिल्स में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम आर बेसिकली मेड ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है, एंडोमेट्रियम्स, पीरीमेट्रियम्स एंड मायोमेट्रियम्स, ठीक है, 3 लेयर्स हो गए। जो एंडोमेट्रियम लेयर्स होता है वो बेसिकली मेड ऑफ स्पॉन्जी एंड बेसल लेयर्स से बना होता है। तो ये एंडोमेट्रियम का जो लेयर्स होता है, जो स्पॉन्जी लेयर से बना होता है, उसमें क्या होती है, सेल प्रोलिफरेशन होती है। एंडोमेट्रियल जो है ना प्रोलिफरेशन होती है, ताकि ये जो है ना क्या कर सके, बेबी इम्प्लांटेशंस के लिए, ठीक है, उसके लिए ये तैयारी हो रही होती है, ठीक है। जब इसको स्पर्म नहीं मिल जाता तो क्या हो जाता है, आफ्टर 24 एंड 25 डेज़ के बाद जो है ना 21-22 डेज़ के बाद क्या हो जाते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियल के जो
एनलार्जमेंट हुई होती है, ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, शीडिंग होना, दोबारा से इस एपिप्टोसिस के थ्रू जो है ना ये इसकी सेल डेथ हो जाती है और ये जो है ना वापस जो है ना क्या हो जाते हैं, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्ट। इसकी प्रोलिफरेशन क्यों हो रही है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन क्यों हो रही है, बिकॉज लेवल इंक्रीज हो गया किसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो गया। लेकिन जब एस्ट्रोजन स्पेशली प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो गया तो इसकी दोबारा डिस्ट्रक्शन हो गई, इसकी दोबारा एपिप्टोसिस के थ्रू सेल डेथ हो गई और इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल शीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है, जब एस्ट्रोजन स्पेशली प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर एग्जांपल है एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट। एज वी नो lymphocyte, for the maturation of the lymphocyte, स्पेशली lymphocyte दो किस्म के टी lymphocyte और बी lymphocyte। जो टी lymphocyte होते हैं वो मेचुरेशन के लिए कहाँ पे जाते हैं, थाइमस में जाते हैं। वहाँ पे ड्यूरिंग मेचुरेशन के दौरान अगर ये जो TCR रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई तो टी लिम्फो इसके ऊपर जो टी लिम्फोसाइट के ऊपर जो है ना जो रिसेप्टर होते हैं, जो TCR रिसेप्टर होते हैं, अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई तो इसका मतलब है कि टी लिम्फोसाइट क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। जब एबनॉर्मल टी लिम्फोसाइट आ गया तो उसी दौरान जो है ना ड्यूरिंग मेचुरेशन उसकी क्या शुरू हो जाती है, एपिप्टोसिस शुरू हो जाती है, ताकि उसको उसी टाइम पे क्या कर सके, ख़त्म कर सके, बिकॉज एबनॉर्मल टी लिम्फोसाइट बन गया है। अगर ये एबनॉर्मल टी लिम्फोसाइट को रिमूव ना किया गया तो ऑटो अमीनो डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट अब आके अपने ही सेल को टारगेट करेगा, एंटीजन की बजाय, फॉरेन एंटीजन की बजाय अपने ही बॉडी के सेल को टारगेट करेगा और जिसकी वजह से ऑटो अमीनो डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ये जो एबनॉर्मल टी लिम्फोसाइट बन गया उसको जो है ना एपिप्टोसिस के थ्रू जो है ना क्या हो जाते हैं, उसकी सेल डेथ हो जाती है और वो वहीं से ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 4, सेल लॉस एंड प्रोलिफरेशन cell population. For example, cell population is maintained and for example cell population are maintained and regulated in a constant numbers। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जो बोन मेरो होता है, इसको बोन मेरो, ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, बोन मेरो हाउस। बोन मेरो हाउस में जो है ना एपिप्टोसिस हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर बोन मेरो में क्या बन रहा है, WBC, ठीक है, WBC बन रहे हैं, RBC बन रहे हैं, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स बन रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि ड्यूरिंग द मेचुरेशंस, ठीक है, जो ब्लड सेल होते हैं, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है और इमेच्योर जो है ना या तो WBC, RBC या प्लेटलेट्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सेल बन रहे हैं, इस कम्युनिटी में एक सेल जो है ना, एक फॉर्म्ड एलिमेंट जो है ना वो क्या बन गया, एबनॉर्मल बन गए। ये दो जो है ना सपोज़ ड्यूरिंग मेचुरेशन दौरान, बोन मेरो मेचुरेशन दौरान ये क्या होगा, एबनॉर्मल बन गए। तो अब क्या होगा, बोन मेरो में क्या हो जाएगी, सेल डेथ शुरू हो जाएगी एपिप्टोसिस के थ्रू। ये जो दो सेल्स हैं वो यहाँ से एपिप्टोसिस के थ्रू ख़त्म हो जाते हैं, सेल डेथ हो जाती है और ये इस कम्युनिटी से निकल जाते हैं। ठीक है, सो द नंबर ऑफ RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये जो है ना अंडर कंट्रोल होता है ड्यूरिंग एनी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर सेल किसी भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के दौरान हो तो ये सारे अंडर द कंट्रोल बनते हैं। अगर कोई भी जो है ना मिसप्रिंटिंग हो गई, कोई भी जो है ना एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई तो वो उसी दौरान जो है ना एपिप्टोसिस के थ्रू उसी सेल को डेथ करके वहाँ से उस कम्युनिटी से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और जो है ना ब्लड सेल में क्या हो जाते हैं, नॉर्मल जो है ना WBC, RBC और प्लेटलेट जो है ना चले जाते हैं। ठीक है, सो सर्वाइवल सेल प्रोलिफरेशन जो है ना ये विल रेगुलेटेड होता है। ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ दीज सेल जो है ना फॉर्म्ड एलिमेंट ये विल रेगुलेटेड होता है। ठीक है, तो ये अनदर एग्जांपल था सेल लॉस एंड प्रोलिफरेटिंग सेल पॉपुलेशन। अच्छा, अनदर एग्जांपल जो है ना इसकी है
एलिमिनेशन ऑफ सेल दैट हैव सर्व देयर यूजफुल लाइफ। क्या हो जाता है कि इसमें जो सेल होता है वो अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर लेता है। क्या कर लेता है अपना? फॉर एग्जांपल आरबीसी है, इसका लाइफ स्पेन कितना है? 120 डेज है, और इसने अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर दिया। तो अब क्या होगा, हर एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक मॉलिक्यूलर मशीनरी ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूलर मशीनरी ऑफ जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो अब सेल के अंदर जो एंजाइम होते हैं स्पेशली कैस्पेजेस, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल को एपोप्टोसिस की तरफ यानी सेल डेथ की तरफ लेके चले जाएंगे और सेल को वहाँ से रिमूव कर लेंगे क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं एजिंग। अनदर वन जो है ना एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, न्यूट्रोफिल या एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज एंड लिम्फोसाइट। इसके एग्जांपल है कि न्यूट्रोफिल्स ने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अपना काम कर लिया, ठीक है, या लिम्फोसाइट ने इन्फ्लेमेशन में अपना काम कर लिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूलर मशीनरी है वो एक्टिवेट हो जाती है, अंदर जो वो अंदर एंजाइम को एक्टिवेट कर लेते हैं, कैस्पेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल डेथ हो जाती है, नेचुरल सेल डेथ हो जाती है या एपोप्टोसिस के थ्रू वहाँ से ये क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था एपोप्टोसिस इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब आ जाते हैं एपोप्टोसिस इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर हमारे पास जो है ना सेल जो है ना एलिमिनेट होगा, ठीक है, जो कि जेनेटिकली उसमें कोई अल्टरेशन हो गई, यानी डीएनए में कोई चेंजेस आ गई, ठीक है, या अगर डीएनए में कोई चेंजेस आ गई, ये डीएनए हो गया और डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंजेस आ गई, ठीक है, म्यूटेशन हो गई। अगर ये म्यूटेशन, ठीक है, स्मॉल हो तो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम उसको क्या कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर ये म्यूटेशन ज़्यादा हो और रिपेयर नहीं हो सकते तो सेल के अंदर, जैसे ही कहा है कि हर सेल के ऊपर एक मॉलिक्यूलर मशीनरी ऑफ जीन्स होती है और वो मॉलिक्यूलर मशीनरी ऑफ जीन जो है ना एक्टिवेट हो जाती है, और जब वो एक्टिवेट हो तो सेल के अंदर जो अपने एंजाइम होते हैं कैस्पेजेस एंजाइम एंड एंडोन्यूक्लियेजेस उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, और ये कैस्पेजेस और न्यूक्लियेज एंडोन्यूक्लियेजेस क्या कर लेते हैं, सेल को क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, सेल डेथ कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज जो अल्टर्ड सेल है अगर इसकी सेल डेथ ना हो जाए तो क्या होगा, ये म्यूटेशन जो है ना, अगर इसकी सेल डेथ ना हो तो ये म्यूटेशन जो है ना एक सेल से दूसरे, दूसरे से फिर तीसरे में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, रिप्लिकेशन के दौरान, और इसके नतीजे में कैंसर यानी एबनॉर्मल सेल की प्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि उसके ऊपर जो सेल्यूलर मशीनरी है वो एक्टिवेट हो जाती है और सेल को कहाँ पे लेके चले जाते हैं, सेल डेथ की तरफ। तो इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। अच्छा, पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस किन कंडीशन में होता है? दो कंडीशंस में बेसिकली होता है, ठीक है, एक डीएनए डैमेज हो गया और दूसरा एकमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हो गए, ठीक हो गया। अगर डीएनए डैमेज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, इसकी तरफ आते हैं। अगर सेल को कोई भी स्टिमुलस सच एज रेडिएशन हो गया या साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स हो गए या एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया या एक्सट्रीम हाइपोक्सिया हो गया या प्री रेडिकल्स, कोई भी स्टिमुलस है, ठीक है, और ये स्टिमुलस क्या करेंगे, डीएनए को डैमेज करेंगे, ठीक है, डीएनए डैमेज हो गया, ये डीएनए हो गया, ये डीएनए डैमेज हो गया, ठीक है। जब ये डीएनए डैमेज हो गया तो यहाँ पे जो रिपेयर एंजाइम होते हैं वो हरकत में आ जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर ये रिपेयर एंजाइम ने इसको रिपेयर कर लिया तो ठीक है, अगर रिपेयर ना किया तो क्या होगा, ये सेल जो है ना इंट्रिंसिक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेंगे, जैसे ही कहे कि मॉलिक्यूलर मशीनरी ऑफ जीन्स एक्टिवेट हो जाएगी और वो जो है ना इंट्रिंसिक मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर लेंगे, इंड्यूस कर लेंगे कैस्पेजेस को, एंडोन्यूक्लियसिस को, और ये कैस्पेजेस और एंडोन्यूक्लियसिस जो है ना एपोप्टोसिस के थ्रू सेल डेथ कर लेंगे, ठीक है, और सेल जो है ना जो डैमेज डीएनए वाला सेल होता है, ठीक है, उसको जो है ना ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कम्युनिटी ऑफ सेल है, ठीक है।
और इसमें ये वाला जो सेल है इसमें क्या हो गया, इसके डीएनए डैमेज हो गया, म्यूटेशन हो गई इस सेल के डीएनए में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, अगर ये डैमेज जो है ना स्मॉल है तो उसको जो रिपेयर एंजाइम होते हैं वो उसको रिकवर कर लेते हैं, लेकिन अगर हद से ज़्यादा है तो इस सेल के ऊपर जो मॉलिक्यूलर मशीनरी ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन सी? P53 जीन्स वो हरकत में आ जाती है और P53 जीन्स इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट कर लेते हैं, इंड्यूस कर लेते हैं कि स्पेजेस और एंडोन्यूक्लियस के और एपोप्टोसिस के थ्रू इस सेल को क्या कर लेते हैं, कम्युनिटी से बाहर निकाल देते हैं। अगर इसको कम्युनिटी से बाहर ना निकाला गया तो क्या होगा, ये म्यूटेशन जो है ना डैमेज डीएनए का एक सेल से दूसरे सेल में रेप्लिकेशन के थ्रू जाएगा और इसमें क्या चांसेस हो सकते हैं, मैलिग्नेंट ट्रांसफ़र म्यूटेशन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स। जब प्रोटीन जो है ना, जो मिसफोल्डिंग प्रोटीन होते हैं, जो इम्प्रॉपरली फोल्डिंग प्रोटीन अगर बन गए किसी भी स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, रेडिएशंस की वजह से, साइटोटॉक्सिक एजेंट की वजह से, किसी एक्सट्रीम हाइपोक्सिया की वजह से या प्री रेडिकल्स की वजह से सेल में इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन अगर बन गया, ठीक है। और ये इम्प्रॉपरली प्रोटीन क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द जीन्स विच इनकोडेड पर दिस प्रोटीन, जो नॉर्मल प्रोटीन को इनकोड कर रहे हैं, अगर उस जीन्स में कोई म्यूटेशन हो गई तो जाहिर बात है इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन बनेंगे। ये इम्प्रॉपरली प्रोटीन जो है ना बन रहे हैं तो ये कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और जो नॉर्मल प्रोटीन की जगह अब इम्प्रॉपरली प्रोटीन जमा हो रहे हैं तो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा। जैसे ही ये स्ट्रेस में आ जाता है, प्रेशर में आ जाते हैं, तो ये जो है ना क्या एक्टिवेट कर लेते हैं, कैस्पेजेस एंजाइम को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो कैस्पेजेस एंजाइम फर्दर क्या कर लेते हैं, उस सेल को जो है ना एपोप्टोसिस के थ्रू ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर पेगोसोम आके, मैक्रोपेजेस आके उसको क्या कर लेते हैं, इनगल्प कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये अनदर एग्जांपल था एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डिंग प्रोटीन। अनदर एग्जांपल है सेल इंजरी एंड सर्टन इन्फेक्शन। बाज़ टाइम जो है ना सर्टन इन्फेक्शन हो जाती है, लाइक वायरस, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल सच एज HIV वायरस में क्या होता है कि वायरस वेलकम, ठीक है, HIV ह्यूमन अमीनो डिफिशिएंसी वायरस आ जाता है, ठीक है, एडिनो वायरस आ जाता है, HIV एडिनो वायरस या हेपेटाइटिस वायरस आ जाता है, ठीक है। और होस्ट का जो अमीनो रिस्पांस होता है उसको क्या कर लेते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है और उसकी वजह से जो है ना जैसे ही वायरस आएगा सेल के अंदर, ठीक है, ये सेल हो गया, ये वायरस हो गया, ठीक है। तो वायरस तो हम कहते हैं कि वायरस जो है ना नॉन लिविंग होता है, वेरिटीज़ जो है ना नॉन लिविंग होता है और ना जो है ना डेड सेल होता है। जैसे यहाँ पे एंटर होगा तो ये अपने ये जो होस्ट सेल है उसकी मॉलिक्यूलर मशीनरी को यूज़ करेगा और उसमें क्या करेगा, रिप्लिकेशन करेगा, ठीक है। जब उसको रिप्लिकेशन करेगा, जब ये एक वायरस से 2 वायरस बन जाएंगे तो आफ्टर यानी इसकी रिप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये सेल को क्या कर लेंगे, ब्रस्ट कर लेंगे और जो नाइबरिंग सेल है अब उसके सेल के ऊपर ये क्या कर लेंगे, अटैक कर लेंगे। तो उसकी वजह से जो है ना सेल डेथ हो गई है। तो ये क्या हो जाए, सेल इंजरी की हो गई है, किसकी वजह से, ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, सच एज HIV या हेपेटाइटिस। अनदर एग्जांपल है पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस की, दैट इज पैथोलॉजिकल एट्रोपी इन पेंक्रियामल ऑर्गन्स आफ्टर डक ऑब्स्ट्रक्शन। यानी ये जो डक है उसमें क्या हो गई, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेंक्रियास को, पैरोटिड ग्लैंड्स को और किडनी को प्रॉपर अमाउंट पे ब्लड नहीं मिल रहा। तो अल्टीमेटली जब प्रॉपर अमाउंट पे ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इस्कीमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, वही सेम कंडीशन होगी, एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस के नतीजे में जो है ना क्या होगा, जो प्रोटीन्स हो गए वो प्रॉपरली अमाउंट में जो है ना नहीं बनेंगे, ठीक है, और जो है ना एक्टिवेट हो जाएंगे एंजाइम और उसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी एंड पेरेन्काइमल ऑर्गन्स
आफ्टर डक्स ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द एपोप्टोसिस एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो ये था अबाउट एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस कि कौन कौन से कंडीशन में होता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन हमने डिस्कस की, फिर इसके बाद पैथोलॉजिकल कंडीशन हमने डिस्कस की, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ एनफ। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस की, किस तरह जो है ना एपोप्टोसिस होती है, ठीक है। दो पाथवे हम डिस्कस करेंगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे को और सेकेंडली इंट्रिंसिक पाथवे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।